बारूदी कहर ढा रही है। पुतिन का गुस्सा हर रोज यूक्रेन के एक नए शहर को खंडर बना रहा है। क्रेमलिन वार्निंग दे रहा है तो नाटो भी अब वॉर में शामिल हो रहा है। बेलारूस तो इस युद्ध में अब तीसरा केंद्र बन चुका है। एक बार फिर वॉर रिएक्टर से न्यूक्लियर आहट शुरू हो चुकी है। देखिए खास रिपोर्ट। यूक्रेन की राजधानी में काले धुएं का गुबार, सुसाइड ड्रोन अटैक से कीव पर वार, ताबड़तोड़ हमले से जेलेंस्की परेशान, दुनिया भर में गूंज रही परमाणु युद्ध की आहट। पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव को अपना निशाना बनाया। सप्ताह भर में कीव पुतिन के अटैक से दूसरी बार दहल गया। 7 महीने बाद रूस और यूक्रेन की जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। रूस ने यूक्रेन के नागरिकों को सोमवार की सुबह बारूद से भरी हुई दिखाई। कीव में ईरानी ड्रोन के हमलों से कीव के आसमान पर काला धुआं छा गया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर पुतिन ने कामिकाज़े ड्रोन से हमला किया। कीव के मेयर ने बताया कि पुतिन ने कीव में एक के बाद एक 4 धमाके करवाए। राजधानी कीव के शेवचेनकिवस्की शहर में रूसी सेना ने ईरान में बने कामिकाज़े ड्रोन बरसाए, जिसके बाद यहां कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और इनमें एक बिल्डिंग तो पूरी तरह से तबाह भी हो गई। कीव के मेयर ने बताया कि यूक्रेन पर जिस ड्रोन से हमला हुआ उस कामिकाज़े ड्रोन का नाम शाहिद 136 है। इस ड्रोन को ईरान का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। यूक्रेन जंग में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के मकसद से रूसी सेना ईरानी ड्रोन से हमले कर रही है। इस ईरानी ड्रोन को सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। इसका वजन 200 किलोग्राम है। इस ड्रोन की रेंज 2500 किलोमीटर है। ईरानी ड्रोन शाहिद 136 का निशाना अचूक है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरानी ड्रोन के जरिए रूस यूक्रेनी रडार सिस्टम को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के एयरफोर्स के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने पिछले 13 घंटों में कुल 37 कामिकाज़े ड्रोन मार गिराए। इनमें से ओडेसा में 6 और माइकोलाइव में 6 ड्रोन को मार गिराया है। वहीं यूक्रेन ने 3 क्रूज मिसाइलों को भी तबाह कर दिया। इससे पहले रूस ने 10 अक्टूबर को राजधानी कीव समेत 9 शहरों पर 83 मिसाइलें बरसाई थी। इसमें 12 लोग मारे गए थे। रूस ने यह बड़ा हमला कर्च ब्रिज पर हुए धमाके के बदले में किया था। 8 अक्टूबर को यूक्रेन ने रूस का कर्च ब्रिज उड़ा दिया था। 24 फरवरी को शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग को 7 महीने हो गए। जंग की शुरुआत में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े मिसाइल हमले किए थे। हालांकि यूक्रेन की तरफ से कड़ी टक्कर मिलने के बाद अप्रैल में रूस ने कीव से सैनिक वापस बुला लिए थे, लेकिन रूस ने अब एक बार फिर कीव पर हमला शुरू कर दिया है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग एक बार फिर खतरनाक मोड़ ले रही है। क्रीमिया ब्रिज के ब्लास्ट के बाद रूस बौखला गया है, लिहाजा रूसी सैनिक यूक्रेन पर एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। यूक्रेन के पीएम ने दावा किया कि रूसी सैनिकों ने उनके 3 रीजनों पर ड्रोन से हमला किया। इस अटैक में उनके कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। इतना ही नहीं, इस हमले में करीब 100 टाउन की बिजली गुल हो गई है। वहीं रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अब तीसरे देश की एंट्री हो चुकी है। इस जंग में बेलारूस की एंट्री ने तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज कर दी। बेलारूस ने रूस को इस जंग में खुला समर्थन दिया है, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने 9000 सैनिकों की तैनाती बेलारूस में कर दी। बेलारूस की धरती से यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग कर रहे पुतिन अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने कीव पर हमले के तुरंत बाद बेलारूस में हथियारों से भरी रेल भी भेज दी। इधर पुतिन के इस कदम पर नाटो देशों ने कड़ी चेतावनी दे डाली। नाटो ने साफ कह दिया कि पुतिन तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बजा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इस पूरे युद्ध में सबने अलग अलग साइड ली है। कोई यूक्रेन के साथ है तो कोई रूस के साथ। यानी इस युद्ध के बहाने सुपर पावर्स भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वर्ल्ड ऑर्डर इस समय नए पावर सेंटर्स की तलाश में है, लेकिन सवाल यही, क्या अब दुनिया को नया वर्ल्ड ऑर्डर मिलने वाला है? इस सवाल इसलिए क्योंकि पुतिन ने अब एक और खतरनाक प्लान बनाया है। उनके प्लान के तहत दुनिया का एक और देश इस युद्ध में अब वाइल्ड कार्ड एंट्री ले रहा है, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब परमाणु युद्ध लड़ा जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। जिसका डर दुनिया भर को है,
8 महीने बाद यूक्रेन का युद्ध उस ओर मुड़ने लगा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में परमाणु युद्ध का सायरन बज चुका है। रूस ने यूक्रेन पर फिर से हमला कर नाटो देशों को खुला चैलेंज दे दिया। इसकी बानगी उस वक्त दिखी जब G7 देशों ने पुतिन को घेरने की मीटिंग बुलाई। उधर पुतिन को घेरने की रणनीति शुरू हुई तो इधर रूस ने जवाब देने में जरा भी देर नहीं की। उसने यूक्रेन पर बम गिराकर अपना मैसेज दुश्मनों तक पहुंचा दिया। G7 देशों ने पुतिन को धमकाने वाला मैसेज भेजा तो पुतिन ने भी क्लियर कट मैसेज दे दिया कि उसे परमाणु युद्ध से जरा भी डर नहीं है। पश्चिमी देश न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहे हैं। नाटो के कुछ बड़े नेता रूस के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। अगर पश्चिमी देश हमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर ब्लैकमेल करेंगे तो रूस भी अपनी पूरी ताकत से जवाब देगा। वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, हमारा परमाणु हमला करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन अगर हम पर हमला होता है तो हम अपनी हिफाजत के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे। पश्चिमी देश परमाणु हमले की झूठी अफवाह फैलाने में लगे हुए। एक और जहां यूक्रेन को नाटो देशों का समर्थन है तो रूस के साथ बेलारूस भी जंग में उतर गया है। दुनिया की सुपर शक्तियां अब दो धड़ों में बट रही हैं। पुतिन ना तो G7 देशों की परवाह कर रहे हैं, ना ही नाटो देशों की। पुतिन तो बस बदले की आग में जल रहे हैं। उनके सिर सिर्फ ताकत दिखाने और दुश्मन को सबक सिखाने का जुनून आमादा है। इसके लिए पुतिन लगातार यूक्रेन को तबाह करने में लगे हुए हैं। यूक्रेन में पुतिन का हमला ऐसे हो रहा है जिधर देखो उधर या तो इमारत खंडर बन रहे हैं या फिर आग का बवंडर दिख रहा है। इधर तबाही के बीच यूक्रेन भी पश्चिम देशों के सहारे पूरा दम भर रहा है। वॉर जोन में यूक्रेनी सेना तेजी से बढ़ रही है। यूक्रेनी फौज रूसी ठिकानों पर मोर्टार से ताबड़तोड़ अटैक करने में लगी है। यूक्रेन ने खेरसोन समेत 5 इलाकों को रूस से छीन लिया। वो मॉस्को को करारा जवाब दे रहे हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन में परमाणु युद्ध की आशंका के बीच लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। यूक्रेन के लोग कई सप्ताह का राशन लेकर बंकरों में छुप गए हैं। कई लोगों ने अपने घरों में ही बंकर तैयार कर लिए हैं। सूत्रों ने बताया कि अमेरिका परमाणु युद्ध की आशंका के बीच पूरी तैयारी कर रहा है। इसके लिए अमेरिका सरकार ने 2 अक्टूबर 2022 को 2389 करोड़ की आयोडीन दवा खरीदने का ऐलान किया। अमेरिका के इतिहास में पहली बार एक साथ इतनी ज्यादा आयोडीन गोली की खरीदारी हुई। बाइडेन सरकार ने कहा कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए ये दवाइयां खरीदी गई हैं। वहीं अमेरिका ही नहीं, यूरोप में भी परमाणु विकिरण को रोकने वाली दवाइयों की बिक्री बढ़ी है। रूस और यूक्रेन से सटे देश पोलैंड की राजधानी वर्सोवा में इस तरह की दवाइयों के वितरण के लिए 600 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए गए हैं। तो क्या वाकई यूक्रेन की लड़ाई अब परमाणु युद्ध की ओर मुड़ने लगी है या फिर ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा है? ये तस्वीर तो समय के साथ और साफ होने वाली है, लेकिन परमाणु हथियारों के बारे में फिलहाल तो यही कहा जा सकता है, यदि इसका इस्तेमाल किया गया तो तबाही निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया न्यूज। कहा जाता है कि जंग में 2 सबसे अहम योद्धा है, धैर्य और समय। और ये बात इस जंग में शायद पुतिन से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन बावजूद इसके पुतिन कई बार अपना आपा खो बैठते हैं। इस जंग में एक सवाल ये भी है कि आखिर क्यों अब तक युद्ध किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा है? क्या पुतिन किसी बेहतर समय की तलाश कर रहे हैं? क्या आने वाला समय पुतिन को युद्ध जीतने में अहम भूमिका निभाने वाला है? आपको बताएंगे इन सवालों के जवाब, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहते हैं कि मौसम किसी भी युद्ध की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाता है, खासकर तब जब मौसम जबरदस्त ठंड का हो। क्या आने वाली सर्दी युद्ध की तासीर बदल देगी? क्या आने वाली ठंड मौसम की दशा और दिशा बदल देगी? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ठंड रूस के लिए जीत का एक मौका है और यूरोप के लिए खतरनाक? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। क्या आने वाले दिनों में युद्ध किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगा? रूस, यूक्रेन या नाटो देश कोई भी युद्ध खत्म करना चाहेगा? क्या आने वाले दिनों में कोई फैसला हो सकता है? रूस और यूक्रेन युद्ध को 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये जंग खत्म होने की जगह बढ़ रही है। रूस हमलों को बढ़ाना चाहता है, जिसका डर दुनिया भर को है। 8 महीने बाद यूक्रेन का युद्ध उस ओर मुड़ने लगा है। जानकार मानते हैं कि ठंड का मौसम दोनों ही देश के लिए निर्णायक हो सकता है, क्योंकि युद्ध के कारण यूक्रेन में पहले ही मानव त्रासदी के हालात हैं। ऐसे में आने वाली सर्दी को लेकर यूक्रेन और यूरोप डरे हुए हैं। यूरोप की सबसे बड़ी चिंता सर्दियों को लेकर है। बिना गैस के सर्दियां कैसे कटेंगी, इसको लेकर यूरोप चिंता में है। यूरोप को अधिकतर गैस रूस ही देता है। युद्ध के कारण रूस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों का जवाब रूस गैस से ही देता है। रूस गैस सप्लाई रोककर दुनिया में महंगाई बढ़ा चुका है। महंगाई के कारण दुनिया भर में हालात खराब हैं। तेल का दूसरा विकल्प ईरान है। ईरान हर रोज कई बैरल तेल उत्पादित करता है। ईरान भी अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रहा है। ऐसे में ईरान ने भी तेल के दामों को आसमान पर कर रखा है। यही वजह है कि रूस सर्दी को ऐसे मौके के तौर पर देख रहा है। वहीं यूक्रेन को चिंता है रूस उसके पावर ग्रिड को निशाना बना सकता है या फिर ज़ैपोरिज़्ज़िया पावर प्लांट को शट डाउन भी कर सकता है। पहले भी रूस यूक्रेन के कई पावर प्लांटों को निशाना बना चुका है। ऐसे में अब पूरे यूरोप के अंधेरे में डूब जाने का खतरा बना हुआ है। इधर यूरोप के देश युद्ध के कारण मंदी के साए में बुरी तरह से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि रूस भी सर्दियों का इंतजाम आंख लगाकर कर रहा है, क्योंकि रूस को पता है कि मंदी से जूझता यूरोप शीत युद्ध से हताश होकर यूक्रेन की मदद बंद कर देगा। ऐसे में अकेला अमेरिका यूक्रेन की मदद नहीं कर पाएगा और अमेरिका के हथियार खरीदने वाले देश भी उससे हथियार नहीं खरीद पाएंगे, जिसके बाद रूस इस जंग को जीत सकता है और दुनिया का पावर सेंटर भी उसके कब्जे में आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। रूस और यूक्रेन के बहाने नाटो देश सीधी सीधी टकराव के मुहाने पर है। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। युद्ध लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। हर रोज विश्व युद्ध की आहट हो रही है। हर रोज परमाणु युद्ध की धमकियां मिल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर कब खत्म होगी ये जंग, कब थमेगा खतरनाक कोहराम? देखिए हमारी खास पेशकश। फरवरी 2022 में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो दावा किया जा रहा था ये युद्ध 4 दिन में खत्म हो जाएगा और 1 सप्ताह में रूस कीव पर कब्जा कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युद्ध को शुरू हुए 220 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन महीने दर महीने ये खत्म होने की जगह बढ़ता चला गया। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि युद्ध 3 शर्तों पर ही खत्म हो सकता है। पहली, जब रूस अपने सैनिकों को पीछे खींच ले। दूसरी, जब यूक्रेन हार मान ले। और तीसरी, जब दोनों देश युद्ध विराम की घोषणा कर दें और पहले जैसी स्थिति में वापस चले जाएं। युद्ध 1 दिन में खत्म हो सकता है यदि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने सैनिकों को पीछे ले जाएं, जो कि यूक्रेन और उसके यूरोपीय पार्टनर चाहते हैं। लेकिन फिलहाल पुतिन ऐसी जल्दबाजी में नजर नहीं आ रहे। पुतिन पिछले 8 महीनों से कोशिश कर रहे हैं कि वो यूक्रेन के हौसले को पस्त कर सके। लेकिन यूक्रेन को नाटो का सिर्फ समर्थन ही नहीं, हथियार भी शामिल हैं, जो यूक्रेन का लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं और इसके दम पर ये लड़ाई लंबी खिंचती नजर आ रही है। इसका एक उदाहरण हाल ही में देखने को मिला, जब यूरोप के देश मंदी के साए में
बुरी तरह जूझने के बाद भी यूक्रेन को लगातार हथियार दे रहे थे। अमेरिका भी यूक्रेन पर रूस को भारी पड़ता देख हथियारों की खेप पहुंचा रहा है और इस बार अमेरिका ने नई सप्लाई में यूक्रेन को 4 हिमारास मिसाइल दी। जर्मनी ने भी खुद के स्टॉक खत्म होने के बावजूद यूक्रेन को IRST एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में रक्षा कवच दिया। 3 और यूरोपीय देश जर्मनी, डेनमार्क और नॉर्वे ने भी यूक्रेन को 16 होवित्जर की मदद की। जानकारों की माने तो पुतिन युद्ध में एक्सेलरेट टू डी-एक्सेलरेट की नीति अपना रहे हैं, यानी वो परमाणु युद्ध की धमकी देकर युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं जिससे वो अपनी मंशा पूरी कर सकें। इस युद्ध को लंबा खींचने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यूक्रेन के प्रतिरोध को कम करना ताकि रूस यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर सके। दूसरा कारण ताकि वो अमेरिका जैसे सुपर पावर्स के प्रतिबंधों को गलत साबित कर सके। तो तीसरा कारण ये कि जब तक ये युद्ध जारी रहेगा रूस अपने मन के मुताबिक तेल बेचेगा और खूब मुनाफा कमाएगा। युद्ध तब भी खत्म हो सकता है जब अमेरिका चाहे, लेकिन अमेरिका रूस के सामने झुकने को कतई तैयार नहीं है। अमेरिका रूस की सैन्य शक्ति को कमजोर करना चाहता है। यह युद्ध अमेरिका को यूक्रेन और यूरोप के रूप में हथियारों का नया ग्राहक दे रहा है। ये अमेरिका की कोल्ड वॉर स्ट्रैटेजी है जिसमें वो रूस को यूक्रेन युद्ध के दलदल में फंसाना चाहता है। I can no longer remain in today's Democratic Party that's under the complete control of an elitist cabal of warmongers who are driven by cowardly wokeness, who divide us by racializing every issue and stoking anti-white racism, who actively work to अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग युद्ध भड़काने वालों के अभिजात्य वर्ग से हैं। इस पार्टी के लोग हर मुद्दे को नस्ल से जोड़कर लोगों के बीच भेदभाव पैदा करते हैं, उन्हें आपस में लड़ाते हैं। हम जानते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया तबाह हो जाएगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के बाकी लोग मेरा साथ दें। जो बाइडेन और उनकी सरकार के लोगों ने हमें परमाणु युद्ध की ओर धकेल दिया है। स्वतंत्र दिमाग वाले डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ छोड़ दें। मैं डेमोक्रेटिक पार्टी में अब और नहीं रह सकती। the people. Unfortunately, today's Democratic Party does not. Instead, it stands for a government that is of, by, and for the powerful elite. Now, I'm calling on my fellow common sense, independent-minded Democrats to join me in leaving the Democratic Party. If you can no longer stomach the direction that the so-called woke Democratic Party ideologues are taking our country, then I invite you to join me. दरअसल विशेषज्ञ बताते हैं कि अमेरिका इन दिनों उस हालत में है जहां वो अपनी सुपर पावर की ताकत खोता जा रहा है। दुनिया में कई देश अब अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। वे सीधे अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में अमेरिका अब दूसरे देशों को कमजोर करने के लिए युद्ध को और भड़का रहा है। वो चाहता है कि यदि रूस परमाणु युद्ध करता है तो यूरोप के देश कई साल पीछे चले जाएंगे। रूस पहले से ही नुकसान उठा रहा है। जर्मनी भी अब शीत युद्ध की चपेट में आ रहा है। साथ ही चीन को ताइवान से लड़वाकर कमजोर कर रहा है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो गई है। यही वजह है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में बम और मिसाइलों की अंधाधुंध बारिश लगातार हो रही है। इन सब का नतीजा यही है कि यूक्रेन में तबाही हो रही है, क्योंकि अमेरिका की मंशा दुनिया को युद्ध की आग में झोंकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।